नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के क्लासेस में। और कुछ साथियों की मांग थी कि सर हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में राइटर और उनके वर्क आप करवाएं। तो साथियों, वैसे तो मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको एक पहले वाली वीडियो में मैंने आपको करवा दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसे दोबारा कर लेते हैं। और ये इंग्लिश को ब्रिटिश हिस्ट्री में और इंग्लिश के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि हर बार आपके एग्ज़ाम में 2 या 3 पर्सन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में से सेट किए जाते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद नहीं होता। आज जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर करवाऊंगा उसमें आपको ट्रिक भी बताऊंगा और उसके थोड़े बहुत हम राइटर भी साथ के साथ कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। और हर चीज़ को ध्यान से देखना है और अपने जो मेन पॉइंट है इसमें जो मैं लिखवा रहा हूँ, हर चीज़ ही इंपॉर्टेंट होती है वैसे तो मैंने बताया। और आप अपने नोट्स से आज के बाद रेगुलर अपने नोट्स आप बना सकते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम 450 से लेकर 1066 का समय, जिसको हम ब्रिटिश हिस्ट्री में किस नाम से जानते हैं? एंग्लो सेक्शन पीरियड। थोड़ा थोड़ा आपको इसके बारे में बताता भी जाऊंगा मैं। 450 से लेकर 1066 का जो समय है उसको हम किस पीरियड से जानते हैं? एंग्लो सेक्शन पीरियड से, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 4 जर्मनिक ट्राइब जर्मनी से आई थी, एंजल्स थे, सेक्शन से जूड थे, वो इंग्लैंड आकर रहने लगे थे। वहाँ पे उन्होंने कब्जा कर लिया था। जो किंग एल्फर्ड आया था उसने इस इंग्लैंड को किसका नाम, इंग्लैंड को ब्रिटेन का नाम किसने दिया था? किंग एल्फर्ड ने दिया था। जो जर्मनी से एक सेलर था वो यहाँ घूमते हुए आया था, जिसने इस आइलैंड को किसका, जो आइलैंड था चमकता हुआ डिस्टेंट आइलैंड था जिसको इंग्लैंड का नाम दिया या ब्रिटेन का नाम दिया, उसका नाम क्या था? किंग एल्फर्ड। ये सब हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। और एंगल्स और सेक्शन जो जातियां थी उसी के कारण इस पीरियड को किसके नाम से जानते हैं? एंग्लो सेक्शन पीरियड। इसमें मैंने फर्स्ट जो इंग्लिश एपिक है बीवुल्फ था उसके बारे में भी आपको बताया, और होली ग्रेल की कहानियाँ भी, किंग आर्थर की कहानियाँ थी, वो इसी पीरियड में थी। और इसके बाद जो समय आया था ब्रिटिश हिस्ट्री में वो 1066 से हमारा 1340 का है, जिसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मन पीरियड। किस नाम से जानते हैं? नॉर्मन पीरियड। क्योंकि जो नॉर्मंडी से किंग आया था उसने 1066 में जो एंजल्स थे, सेक्शन थे, उन्हें हरा दिया था। और इस युद्ध का मैंने पहले भी स्पेशल जिक्र किया था कि इस युद्ध को हम क्या बोलते हैं? द वॉर ऑफ हेस्टिंग। द वॉर ऑफ हेस्टिंग के नाम से जानते हैं। बहुत बार एग्जाम में आया कि वॉर ऑफ हेस्टिंग की डेट क्या है? 1066। इस दिन एक वॉर हुआ था जिसमें जो विलियम गॉडविंसन था और विलियम कंकरर था, उनके बीच युद्ध हुआ, जिसमें गॉडविंसन था, उसकी आंख में तीर लगने से उसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। उसकी पूरी की पूरी कहानी मैंने पिछले वीडियो में बता सकी है कि जो गॉडविंसन था, किंग गॉडविंसन था, वो बड़ा ताकतवर और शक्तिशाली राजा था, उसको हराना मुश्किल था। तो जो विलियम कंकरर था उसने एक स्कीम बनाई कि क्यों ना ऐसे कह दिया जाए कि जो विलियम गॉडविंसन है उसकी आंख में तीर लग गया है या उसकी हत्या हो गई है, जिसके कारण उसने अपने हेलमेट था वो उतार दिया था और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। तो ये युद्ध कौन सा था? वॉर ऑफ हेस्टिंग था, या इसको विलियम द कॉन्क्वेस्ट भी बोलते हैं, द विलियम कॉन्क्वेस्ट। इसको अन्य किस नाम से जानते हैं इस युद्ध को? द विलियम कॉन्क्वेस्ट। क्योंकि द विलियम द कॉन्करर की क्या हुई थी? जीत हुई थी। जो नॉर्मन का राजा था उसने इंग्लैंड के ऊपर क्या कर लिया था? अपना राज्य कर लिया था, अपना राज कर लिया था, अपनी सत्ता धारण कर ली थी। 1066 से 1340 का समय है, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मन पीरियड। जो किंग नॉर्मंडी था, विलियम कॉन्करर था, उसने यहाँ राज किया। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट हमारा समय आता है, और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि इन दोनों पीरियड को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? ओल्ड इंग्लिश पीरियड। अगर इन दोनों पीरियड को एक साथ मिला दिया जाए तो कौन से पीरियड में हम काउंट करते हैं साथियों? ओल्ड इंग्लिश पीरियड में इसको काउंट किया जाता है। 450 से लेकर 1340 का जो समय है उसको हम किसके अंदर काउंट करते हैं? ओल्ड इंग्लिश पीरियड, जिसके अंदर एंग्लो सेक्शन हो जाता है और नॉर्मन पीरियड हमारा इंग्लिश के अंदर काउंट होता है। उसके बाद थर्ड था जो वेरी इंपॉर्टेंट है, 1340 से 1400 का जो समय है जिसको हम
एज ऑफ, कौन सा बोलते हैं, एज ऑफ चौसर। इसको हम फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, यानी कि जो पोइट्री के पिता हैं, जिन्होंने इंग्लिश के अंदर साहित्य की शुरुआत की, पोइट्री की शुरुआत की, वो कौन थे, हमारे चौसर थे, जिनको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है, क्योंकि 1340 में उनका जन्म हुआ और 1400 में उनकी क्या होगी, मृत्यु हो गई। और उनका जो द कैंटरबरी टेल है वो क्या है कि मास्टर पीस है, जिसके अंदर जो 124 के करीबन कहानियाँ थी, और उसके अंदर जो सेंट थॉमस बेकेट है उसकी पिलग्रिम, उसकी जो सेंट थॉमस बेकेट जो हमारे ऑगस्टन के जो संत थे, उनकी वो श्राइन पे कुछ यात्री घूमने के लिए जाते हैं और वो आपस में क्या सुनाते हैं, करीबन कहानियाँ सुनाते हैं 124 के करीबन। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे बाद में डिटेल में कि कितने 31 पिलग्रिम थे या 32, ये सब बातें हम जानेंगे जब हम चौसर को पढ़ेंगे। तो आपको ये समय बता दिया, 1066 से 1340 का जो इम्पोर्टेंट युद्ध था ये भी मैंने बता दिया है। 1340 से 1400 का समय था, वो ये जो चौसर हम इंग्लिश के अंदर काउंट करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आया वो था हमारा 1400 से लेकर 1550 का समय, जो 150 साल का समय था। इसको हम डार्क एज के नाम से जानते हैं, डार्क एज बोल सकते हैं हम इसको, डार्क एज बोल सकते हैं, या इसको बैरिन एज भी बोलते हैं। बैरिन एज, बैरिन का मतलब होता है कुछ भी ना उपज होना, यानी कि उस समय इस 150 सालों के दौरान बहुत बार इम्पोर्टेंट है ये दोनों टाइम पीरियड। बहुत बार ये आता है कि जो डार्क पीरियड है या जो बैरिन एज है वो कब से कब चली, 1400 से लेकर 1550। इन 150 सालों में किसी भी प्रकार का कोई भी साहित्य नहीं लिखा गया, ना तो कोई इंग्लिश की बुक हुई, ना ही कोई नया राइटर बना। तो इसको हम क्या कहते हैं, डार्क एज। आपको याद रखना है 1400 से 1550 कौन सी एज के अंदर आता है, डार्क एज। उसके बाद हमारी जो गोल्डन एज शुरू होती है, हमें ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करवा रहा हूँ। आई हैव गॉन थ्रू ए नंबर ऑफ डिफरेंट राइटर्स बुक्स सो वी कैन अंडरस्टैंड द राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ दिस ब्रिटिश लिटरेचर। बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी है जिनमें डिफरेंट टाइम पीरियड दिया होता है, लेकिन सब चीज़ें जानने के बाद आपको एक राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मैं करवा रहा हूँ। लगभग इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपका वो गलत कभी भी नहीं होगा। तो साथियों, इसके बाद हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया, और अब जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है पीरियड शुरू होता है, जिसको हम गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश भी कहते हैं, जिसमें हमारे एडमंड स्पेंसर, फिलिप सिडनी या विलियम शेक्सपियर जो फादर ऑफ ट्रेजेडी है वो भी इसी एज के अंदर थे, जिस पीरियड को हम बोलते हैं एलिजाबेथन एज, जो 1558 से लेकर 1603 तक चलती है। इसी को हम इंग्लिश में गोल्डन पीरियड भी बोलते हैं। और जो महारानी थी एलिजाबेथ, वो इंग्लैंड की क्या बनी 1558 में, उनका कोरोनेशन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ हुआ, उनको सम्राज्ञी बना दिया गया। और मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि इतनी महान सम्राज्ञी थी, इतनी महान महारानी थी कि जब इनसे कहा गया, जो फिलिप सिडनी था, उन्होंने बार बार इनको मैरिज के लिए प्रपोजल भेजा, लेकिन उन्होंने डिक्लाइन कर दिया। और इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि आई एम मैरिड टू माई ओन कंट्री, मैंने शादी किससे कर ली है, अपने देश से, और मैं अब कोई भी शादी नहीं करूँगी। और इतनी ये डिवाइन पावर थी इनके अंदर। जो स्पेनिश अरमेंडा की जब हम जिक्र करते हैं, जो युद्ध स्पेनिश अरमेंडा का हम पढ़ेंगे तो आपको बताऊंगा। वैसे पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर डिस्कस किया है तो क्वीन एलिजाबेथ के स्पेनिश अरमेंडा वॉर के बारे में मैंने ज़रूर आपको बताया होगा। तो इतनी महान सम्राज्ञी थी, यहाँ तक कि इन्होंने एक कोटेशन कही थी, इफ़ आई एम थ्रोन आउट ऑफ माई कंट्री इन ए पेटीकोट आई कैन बी द क्वीन ऑफ दैट लैंड। उन्होंने कहा था कि अगर मुझे कुछ भी ना दिया जाए और मुझे अपने देश से बाहर किसी भी अन्य आइलैंड पे छोड़ दिया जाए तो वहाँ की भी मैं क्या बन सकती हूँ, महारानी। यानी कि इतने अच्छे इनके अंदर क्या थे, गुण थे। तो 1558 में एलिजाबेथ बनी और 1603 तक है वो इंग्लैंड की महारानी रही। तो हम इसके अंदर एज जिक्र करते हैं
RJCP। ये निमोनिक है। आपको मैंने एक दिन जब वेस्टलैंड हम कर रहे थे उसमें भी मैंने थोड़ा सा आपका जिक्र किया था कि सारी चीज़ें याद रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो हम छोटे छोटे निमोनिक्स बना लेते हैं। जब भी हमें कुछ याद नहीं आता तो उन निमोनिक्स को याद करते हैं तो हमें एज याद आ जाती है। जैसे JCP आप JBC जो देखते हो, पीले पंजे वाली मशीन होती है, उससे याद रख सकते हो RJCP। ठीक है, तो R से हम करते हैं रेनेंसा। जो रेनेंसा, थोड़ा रेनेंसा का जिक्र कर लेते हैं। जो रेनेंसा शुरू हुआ था वो 1500 से 1600 का समय है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि रेनेंसा का एग्जैक्ट टाइम पीरियड क्या है, तो 1500 से लेकर 1600, 1500 to 1600, दैट इज टाइम पीरियड इज काउंटेड इन द रेनेसांस पीरियड इन ब्रिटिश हिस्ट्री, एंड दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड फ्रॉम द इटली एंड द सिटी वॉज फ्लोरेंस। फ्लोरेंस शहर से रेनेसां का जो मूवमेंट है वो शुरू हुआ था और इंग्लैंड पहुंचा था 1600 शताब्दी में। और इसमें जो पहली बार 1476 में विलियम कैक्सटन ने प्रिंटिंग प्रेस खोली थी, और इससे पहले जर्मनी के गुटनबर्ग में प्रिंटिंग प्रेस खोली गई थी। पहली बार पुस्तकों का जो पुस्तकें थी वो बन्नी सुई मैन्युस्क्रिप्ट, इससे पहले तो मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जाती थी, पहली बार हमारे हाथों में क्या थी, पढ़ने के लिए पुस्तक थी, क्योंकि 1476 में विलियम कैक्सटन की प्रिंटिंग प्रेस इंग्लैंड में आ गई थी। और इसी कारण जो ज्ञान था या क्लासिकल लिटरेचर था उसका महत्व बढ़ गया। हर आदमी और जो पहले क्लर्जी थे या हमारा चर्च थे, पादरी थे, उन सब जो हमारे मान लो इंग्लैंड के अंदर जो क्लर्जी पावर डोमेन चल रही थी वो धीरे धीरे क्या होगी, समाप्त होगी। और रेनेसां पीरियड को हम कब से कब मानते हैं, 1500 से 1600 के बीच रेनेसां इंग्लैंड में आया था। उसके बाद हमारा जे से जैकोबियन, सी से कैरोलिन एज, जैकोबियन एज, और पी से प्यूरिटन, या इसको अन्य नाम से जानते हैं। बहुत बार ये भी एग्जाम में आ गया कि अन्य नाम से प्यूरिटन एज को क्या बोलते हैं, इंटररेगनम पीरियड या कॉमनवेल्थ पीरियड, इन नाम से, ये तीनों नाम मैंने आपको बता दिए कि प्यूरिटन एज, इंटररेगनम और कॉमनवेल्थ पीरियड से किसको जानते हैं हम, प्यूरिटन एज में, जिसमें मेन डोमिनेटिंग राइटर कौन थे, जॉन डन हमारे प्यूरिटन थे। तो इसके बाद हम जानते हैं। और जैकोबियन एज 1603 से 1625 का जो पीरियड है वो किसका है, जैकोबियन एज का है। उसके बाद 1625 से 1649 का है जो किसका पीरियड है, कैरोलिन का। और 1649 से 1660 का किसका पीरियड है, हमारा प्यूरिटियन एज है। तो रेनेसां के बारे में मैंने बता दिया आपको कि इटली से शुरू होता है, फ्लोरेंस शहर से, और इंग्लैंड पहुंच जाता है, जिसमें बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई। थॉमस मोर का यूटोपिया था वो पब्लिश हुआ। और उसके बाद जैकोबियन एज आती है, जिसके महारानी के बाद, यहाँ तक तो महारानी हमारी रही, क्वीन ऑफ इंग्लैंड रही। उसके बाद हमारा जे से हमने याद रखना है, जेम्स फर्स्ट क्या बनता है, इंग्लैंड का राजा बन जाता है। देखो छोटी छोटी जानकारियों से जोड़ के आप पढ़ोगे ना, फिर आपको कोई भी लिटरेचर को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जे से क्या बन गया हमारा, जैकोबियन। जे से हमारा बन गया जेम्स, यानी कि जैकोबियन के टाइम में इंग्लैंड का राजा कौन था, जेम्स फर्स्ट। फिर कैरोलिन में कौन सा था, चार्ल्स फर्स्ट। सी से कैरोलिन शुरू होता है, तो चार्ल्स फर्स्ट था, क्या था, हमारा राजा था। और चार्ल्स फर्स्ट की हत्या कर दी गई थी, किसने कराई थी, ओलिवर क्रोमवेल ने। और उस समय राजा कौन था, ओलिवर क्रोमवेल था, जो कि एक पादरी था और क्या था, एक प्यूरिटियन था। और इसी के समय जॉन डन ने जो कैनोनाइजेशन, द फ्ली और ये सब वर्क उन्होंने लिखे। तो ये है हमारा राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और इस छोटे से निमोनिक से आप इन सबको याद रख सकते हो स्टूडेंट्स। और जब आपको ये डिटेल में मैं एक एक करवाऊंगा तो हर राइटर को और उसके वर्क को भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इतना तो आपको पता ही होना चाहिए कि जैकोबियन एज कब से कब तक है और उस समय राजा हमारा कौन सा था, इनसे बता दिया। इस समय अब आगे का जो पीरियड है हमारा 1660 से
98। ठीक है, इसको हम पूरे पीरियड को, जैसे एलिजाबेथ एज में भी 3-4 पीरियड थे, हमने एलिजाबेथ में किया था, रिनेंसा किया था, और जो एलिजाबेथ एज में रिनेंसा, जैकोबियन, कैरोलिन और प्यूरिटियन 3 एज आ गई। उसी प्रकार हर एज के अंदर एक एज होती है, तो हमें उनको ध्यान से पढ़ना है। फिर है हमारा नियो क्लासिकल। कई बार सीधा ही पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि नियो क्लासिकल एज कहाँ से कहाँ तक है, तो 1660 से 1798 की एज को हम क्या बोलते हैं, नियो क्लासिकल एज हमें मानते हैं। तो ये सब तो हमने सीख लिया कि, और प्यूरिटियन के बारे में मैंने बता दिया। प्यूरिटियन एज को अन्य नाम से इंटरगनम और कॉमनवेल्थ पीरियड के नाम से हम जानते हैं। और उस समय मैंने ये भी थोड़ा सा बताया कि 1642 में जो थी प्रिंट, जो थिएटर थे वो पूरी तरह से बैन कर दिए गए थे। इंपॉर्टेंट डेट है, बहुत सारे थिएटर थे ओलिवर क्रोमवेल ने, प्यूरिटियन ने बंद करवा दिए थे कि ये हमारे अंदर मान लो फैला रहे हैं, हमारे समाज के अंदर गलत है ये। इन्होंने पूरी तरह से जो थिएटर थे, ग्लोब थिएटर था, ये सब जो जितने भी थिएटर थे वो सब बैन करा दिए थे। और 1660 में फिर दोबारा ये थिएटर वगैरह खुलते हैं हमारे। तो हम डिटेल में करेंगे तो पढ़ा देंगे ये चीज़ें आपको। तो आगे देखें आप। देखो स्टूडेंट्स, याद करना मुश्किल नहीं है। कहा होता है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। इफ़ यू आर ऑन द राइट प्रैक्टिस, इफ़ यू प्रैक्टिस समथिंग यू मस्ट बी एक्सपर्ट, यू मस्ट बी परफेक्ट वन डे। और आप जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको ये चीज़ें जैसे मेरे को याद है वैसे आपको भी याद हो जाएंगी। और आपको पता है रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। एक दिन में तो संभव नहीं है कि सब चीज़ें याद हो जाए, लेकिन धीरे धीरे आप वीडियो देखते हो या कोई शॉर्ट निमोनिक बना लेते हो तो एज तो आपको इजीली याद हो जाएगी, और उनके राइटर हैं वो भी आराम से आपको याद हो जाएंगे। इनको पढ़ने के बाद आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है वो लिटरेचर के साथ बन जाती है। तो देखो 1660 से 1798 का, जिसको हम कौन से पीरियड में लेते हैं, नियो क्लासिकल पीरियड में। तो सबसे पहले हम करते हैं RAA, इसका भी निमोनिक है, इसी से याद रखेंगे हम। आस से मतलब रिस्टोरेशन एज, रिस्टोरेशन एज जो 1600 से लेकर 1700 तक। जैसे कि वर्ड से पता लग रहा है रिस्टोर, यानी कि समवन वाज रिस्टोर्ड ऑन द थ्रोन, कोई व्यक्ति दोबारा राजा बना था। मैंने पिछले पीरियड में आपको बताया था कि ओलिवर क्रोमवेल जो प्यूरिटियन थे उन्होंने बहुत सारे थिएटर बंद करवा दिए थे और चार्ल्स फर्स्ट की क्या करवा दी थी, हत्या। तो इस समय जो फ्रांस से उनका बेटा था चार्ल्स सेकंड, वो क्या आता है राजा बनने के लिए, कहाँ आता है, इंग्लैंड में पुणे आता है, थिएटर खुलवा देता है। 1600 में थिएटर है वो दोबारा ओपन होते हैं, लोगों को आज़ादी दी जाती है। जो प्यूरिटियन के रूल थे कि ये खाना पीना नहीं है, ये थिएटर नहीं देखना है, वो रूल सब तोड़ दिए जाते हैं। लोग पुणे किस राजा को चाहने लगते हैं, चार्ल्स सेकंड को। चार्ल्स सेकंड वहाँ का क्या बन जाता है, राजा। तो इसी को हम कहते हैं रिस्टोरेशन एज। फिर है एज ऑफ अलेक्जेंडर, जो अलेक्जेंडर पोप थे उनकी एज आ गई, जिसको हम एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप बोलते हैं। तो 1700 से 1745 तक, यानी कि 45 ईयर्स अलेक्जेंडर पोप हैं वो राजा रहे। उसके बाद एज ऑफ सेंसिबिलिटी, एज ऑफ सेंसिबिलिटी जिसको डॉक्टर जॉनसन की एज बोलते हैं, डॉक्टर जॉनसन से एज बोलते हैं हम। कई बार ये भी आता है कि डॉक्टर जॉनसन की एज कौन सी है, तो वो है 1745 से 1798, जिसको हम क्या बोलते हैं, एज ऑफ सेंसिबिलिटी बोलते हैं। और ये सब किसी के अंदर आ जाते हैं, हमारे नियो क्लासिकल एज के अंदर हम काउंट करते हैं, जो हमारा कब से कब का समय है, 1660 से 1798 का। जैसे एलिजाबेथ का 1558 से 1603 था। तो इस तरह से आप इस छोटे निमोनिक से न्यू क्लासिकल एज को भी आप याद रख सकते हो कि 1660 से 1798 का समय किसका है, न्यू क्लासिकल का, जिसके अंदर 3 एज है, RAA रिस्टोरेशन एज, एज ऑफ अलेक्जेंडर और एज ऑफ सेंसिबिलिटी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो 1798 से 1837, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस समय एक पब्लिश हुआ था हमारा एक वर्क जिसको हम कहते हैं लिरिकल
लिरिकल बैलेड। और यही हमारे रोमांटिसिज्म यानी कि इंग्लैंड के अंदर जो रोमांटिक पोइट्री शुरू हुई थी वो लिरिकल बैलेड के बाद ही हुई थी। और वो कब पब्लिश हुआ था? 1798। और 1837 को एज कौन सी बोलते हैं हम? रोमांटिक एज। इसको बहुत बार एग्जाम में ये भी है कि रोमांटिक एज का पीरियड कौन सा है, तो 1798 से 1837 का पीरियड कौन सा है? हमारा रोमांटिक एज का पीरियड है, जिसमें 1798 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है जिस दिन क्या पब्लिश हुआ था? हमारा लिरिकल बैलेड। और लिरिकल बैलेड में 23 पोएमें थी और उसमें से 19 विलियम वर्ड्सवर्थ जो हमारे रोमांटिक पोएट थे, विलियम वर्ड्सवर्थ। वैसे तो आपको ये बाद में बताऊंगा डिटेल में हम, लेकिन थोड़ी थोड़ी जान लेते हैं। चलो, लिरिकल बैलेड जो 1798 में पब्लिश हुआ था, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता ही होनी चाहिए। बहुत बार एग्जाम में छोटी छोटी बातें एक एक नंबर की पूछी जाती है। 1798 में हमारा क्या पब्लिश हुआ था? लिरिकल बैलेड, जिसके अंदर 23 पोएम्स थी। कितनी पोएम्स थी? बहुत बार एग्जाम में है, 23 थी। ठीक है। और जिसको किसने लिखा था? विलियम वर्ड्सवर्थ, जो हमारे ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोएट है। प्लस में टी.एस. इलियट ने, टी.एस. इलियट जो हमारे वेस्टलैंड के राइटर हैं। मैंने 1922 का कल परसों हमने निमोनिक किए थे, वेस्टलैंड 1922 में आया था। जो टी.एस. इलियट मॉडर्न पोएट है वो थे। विलियम वर्ड्सवर्थ ने मिलकर इसको लिखा था, जिसमें 23 पोएमें थी। 19 पोएमें तो विलियम वर्ड्सवर्थ की थी और बाकी बची हुई 4 पोएमें किसकी थी? टी.एस. इलियट की। तो ये हमारा था। और बायोग्राफिया टू लिटरेरिया भी पब्लिश इसी समय के दौरान हुआ था। तो हमने रोमांटिक एज तक हमने पढ़ लिया है। फिर देखते हैं 1837 से लेकर 1901 का समय है। उस समय वहाँ की रानी कौन बनती है? क्वीन विक्टोरिया। तो विक्टोरियन एज बोल देते हैं हम इसको, विक्टोरियन एज। तो क्वीन ऑफ इंग्लैंड कौन बनी? महारानी विक्टोरिया बनी, जो 1837 से 1901 के बीच क्या रही? इंग्लैंड की महारानी रही। और उसके बाद 1901 से 1945 के टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? मॉडर्न एज। इसको हम क्या बोलते हैं? मॉडर्न एज। और जैसे कि हर एज के अंदर डिफाइन है, इसी एज के अंदर 2 और पीरियड डिफाइंड है। 1914 से लेकर देखो ध्यान से देखो, 1901 से लेकर 1914 का समय है, उसको एडवर्डियन पीरियड बोलते हैं। किंग एडवर्ड थे, तो इसमें इसको हम कौन सा बोलते हैं? एडवर्डियन पीरियड। और 1914 लिखो भाई, ये क्या हो गया? 1914 से लेकर 1936 का जो पीरियड है उसको हम जियोर्जियन पीरियड बोलते हैं। कौन सा पीरियड बोलते हैं? जियोर्जियन पीरियड। किंग जॉर्ज राजा थे। तो ये दोनों पीरियड हमारे मॉडर्न एज में आ जाते हैं। और 1945 से लेकर आज तक जो हमारा पीरियड चल रहा है उसको हम पोस्ट मॉडर्न पीरियड बोलते हैं। और मॉडर्न पीरियड में जे.बी. शाह, हमारे टी.एस. एलियट, ये सब राइटर थे। और विक्टोरियन पीरियड में आपको बताया है कि जो नोवेल थे वो मुख्य तौर पे जैसे डी.एस. लॉरेंस है या हमारे अल्फ्रेड टेनिसन है, विक्टोरियन पोएट थे, उन्होंने सब लिखा। तो ये छोटा सा वीडियो था साथियों, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर। इस तरह से आप इन चीज़ों को याद रख सकते हो। तो साथियों, आपके लिए एक बार फिर मैंने वीडियो बना दिया है इस पर। और नेक्स्ट वीडियो होगा तो वो आपका बेसिक्स, जैसे कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर आप जैसे एज करवा दी आपने तो उसके बाद शुरू कर दो। तो अगला जो हम बढ़ाएंगे वो 450 से 1066 के बारे में, जो हमारा ओल्ड इंग्लिश के अंदर एंग्लो सेक्शन पीरियड आता है। और उसके साथ साथ 1066 से 1340 का जो समय है ओल्ड इंग्लिश का, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। उसके अंदर कौन कौन से राइटर हैं, कौन कौन से वर्क हैं, क्या इम्पोर्टेंट था, और उस समय लैटिन और फ्रेंच मुख्य भाषाएं थी, कैसे कुछ वर्क इम्पोर्टेंट थे, जैसे हमारा 1066 का युद्ध है वो कैसे हुआ, कब हुआ, ये भी मैंने बताया भी था और भी हम आपको दोबारा बता देंगे। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा और आगे भी हम ऐसे बढ़ाते रहेंगे, रेगुलर क्लासेस लेते रहेंगे। देखो, थोड़ा सा आपको बता दूं कि इंडियन लिटरेचर भी मैं साथ के साथ आपको करा रहा हूँ, तो वो तो डिफरेंट थिंग है, क्योंकि हमारे
एग्ज़ाम में इंडियन लिटरेचर भी पूछा जाएगा, इंडियन जो ऑथर और उनके वर्क हैं वो भी पूछे जाएंगे। तो वो तो हम साइड बाय साइड कर रहे हैं। प्लस में हम यहाँ से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से हमारी क्लासें रेगुलर स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा ग्रामर में जो हमारा चल रहा है वो मैंने आपके कहने से बेसिक से शुरू कर दिया है। पहले तो मैंने जेरेंड पार्टिसिपल से शुरू किया था, वो काफ़ी बच्चों को, क्योंकि उस वक्त हमारे पास माइक भी नहीं था, आवाज़ भी क्लियर नहीं थी, तो शायद कितना समझ आया मुझे मालूम नहीं है। लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, जैसे कि हम अब टेंस से कर रहे हैं ग्रामर के अंदर, तो आपको बेसिक पहला टेंस करवाया है और कुछ रूल भी बताए थे, वर्ब ऑफ प्रिसेप्शन या जो भी हैं आपको रूल मैंने समझाए हैं, और अन्य रूल भी मैं आज या कल में आपका ग्रामर का वीडियो डाल दूंगा। तो टिल देन साथियों, टेक केयर, एंजॉय योर लिटरेचर और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।